World Arthritis Day. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर कर्णव पंचाल हूँ। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पेशलिस्ट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड आर्थ्रोस्कोपीज, प्रैक्टिसिंग एट एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद। दोस्तों, हर साल 12 अक्टूबर को हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं। अभी ये आर्थराइटिस क्या है, ये हमको समझना ज़रूरी है। आर्थराइटिस के कौन कौन से टाइप्स है, इसमें जो कॉमनेस्ट टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, इसके लिए हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या है, अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से डायग्नोस्ड हो तो आपको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है जिससे वो आगे ना बढ़े, और उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या पॉसिबल है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है। दोस्तों, देखा जाए तो आर्थराइटिस दो वर्ड से बना हुआ था। एक तो ग्रीक वर्ड है जिसको आर्थ्रोस बोलते हैं, और दूसरा है आइटिस, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट्स एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। जब भी शरीर के कोई भी एक या एक से ज़्यादा जोड़ में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है, और उसकी वजह से हमारी जॉइंट की हलन चलन या मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो उसी डिजीज़ को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस दो प्रकार के होते हैं। एक कैटेगरी में आता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, दूसरी कैटेगरी में आता है नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। अगर हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के बारे में बात करें तो उसमें सबसे कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठियावा भी बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस पर्टिकुलर आर्थराइटिस में शरीर की इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर के जोड़ों के अंदर डिस्ट्रक्टिव मेजर्स लेती है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में पेन होता है, सूजन आती है, स्टिफनेस आ जाती है, और उसी डिजीज़ को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए वेरियस ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। आपके सिम्टम्स पर से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये डिजीज़ की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाए तो उससे भी आपके सिम्टम्स में काफ़ी सारा सुधार होता है। अगर हम दूसरी तरह की इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात करें तो इसमें आता है गाउटी आर्थराइटिस। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो भी जोड़ों में पेन होता है उसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, और वो भी ट्रीटेबल है। तीसरा कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, वो है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जो पर्टिकुलर सोरियासिस जो स्किन डिजीज है उसमें होता है। और अगर और एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात करूँ मैं तो वो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये जो है वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो गया। दूसरा है नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज यानी कि वेयर एंड टेयर डिजीज के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम सामान्य भाषा में संधिवा भी बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारा कॉमनेस्ट जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो है हमारा नी जॉइंट। उसके अलावा हमारा हिप जॉइंट है, हमारे स्पाइन के जो जोड़ है, और दूसरा कॉमनेस्ट जॉइंट है हमारा थंब का जॉइंट, जिसको फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं। ये सभी जॉइंट्स जो कॉमनेस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले आता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा आता है जेंडर। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली नी रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तीसरा आता है ओवरवेट। अगर आप ओबीज हो, आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई आपका 25 से ज़्यादा है, तो आपके घुटनों पे डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा पाया गया है कि अगर आपका बॉडी वेट 1 किलो बढ़ता है तो रूटीन एक्टिविटीज़ है जैसे कि नीचे बैठ के खड़ा होना, चलना, रनिंग, ये सब एक्टिविटीज़ में आपके घुटनों को 5 to 8 kg वेट ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो उसकी वजह से आपके घुटनों में वेयर एंड टेयर जल्दी होता है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तीसरा फैक्टर है जेनेटिक। अगर आपके फादर मदर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, आपके फादर मदर को ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हो चुका है, तो ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है कि आप भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हो सकता है। चौथा है अनट्रीटेड लिगामेंट इंजरीज अराउंड द नी जॉइंट। नी जॉइंट में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर्स की इंजरी हुई है और आप उसको इग्नोर करते हो तो वो इंजरीज की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। सो डोंट इग्नोर योर लिगामेंट इंजरीज, एंड अगर आप ये लिगामेंट इंजरीज से पीड़ित हो तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूर लें।
और एक फैक्टर है जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है माल यूनाइटेड और नॉन यूनाइटेड फ्रैक्चर्स अराउंड द नी जॉइंट। अगर आपके कोई भी जॉइंट के अराउंड फ्रैक्चर्स हुए हैं और उसका अच्छी तरह से ऑपरेशन नहीं हुआ या तो फिर टेढ़े मेढ़े जुड़ गए हैं, तो उसकी वजह से कोई भी जॉइंट में ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये सब रिस्क फैक्टर्स थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के जिससे हमने चर्चा की। तो दोस्तों मेरे पास ये राइट नी जॉइंट का मॉडल है। आप देख सकते हो कि ये हमारी ऊपर जांघ की हड्डी है जिसको फीमर बोन बोलते हैं, ये नीचे पैर की हड्डी है, हम इसको टिबिया बोन बोलते हैं। ये दोनों हड्डियों से हमारा घुटने का जोड़ बनता है। अगर नी जॉइंट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूँ तो नी जॉइंट के बराबर बीच में ये व्हाइट कलर का जो आप स्ट्रैप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। ये बराबर बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम ACL बोलते हैं। ऐसे ही लिगामेंट पीछे होता है जिसको हम PCL बोलते हैं। एक लिगामेंट अंदर की बाजू होता है जिसको हम MCL बोलते हैं और एक लिगामेंट बाहर की बाजू होता है जिसको हम LCL बोलते हैं। ये चार लिगामेंट दोनों हड्डी को अरस परस जोड़ के रखते हैं और वो घुटने की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, नीचे बैठ के खड़े होते हैं, तभी रूटीन एक्टिविटीज़ के दौरान घुटने का बैलेंस बिगड़े नहीं, इसके लिए ये चारों लिगामेंट दोनों हड्डियों को स्टेबल रखते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारी जो फीमर बोन है उसके घुटने की तरफ का पार्ट और टीबिया बोन है उसके घुटने की तरफ का पार्ट, इसके ऊपर एक कांच जैसी स्मूथ लेयर होती है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज का स्मूथ लेयर दोनों हड्डी के बीच में एक पेन फ्री फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए जवाबदार है। दैट मीन्स कि अगर ये कार्टिलेज का लेयर स्मूथ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ड्यूरिंग रूटीन एक्टिविटीज आपके कोई भी जॉइंट में पेन नहीं होगा। ये लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों हड्डी के बीच में एक अंदर की तरफ और बाहर की तरफ गादी होती है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। हर एक नी में 2 गादी रहती है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ये गादी एक कुशन की तरह, एक जंपर की तरह काम करती है और जो भी रूटीन एक्टिविटीज में घुटने के अंदर जर्क्स लगते हैं वो जर्क्स ये गादी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से जो कार्टिलेज को डैमेज होने की संभावना है वो हमको नहीं रहती है। तो ये गादी का फंक्शन ये कार्टिलेज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखा जाए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये गादी का फंक्शन कम हो जाता है। उम्र बढ़ने से पहले जो गादी 100% जर्क एब्जॉर्ब करती थी, अब कुछ जर्क गादी एब्जॉर्ब कर पाती है और कुछ जर्क एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये कार्टिलेज की सरफेस में ऐसे गड्ढे बढ़ जाते हैं और ये गड्ढे बढ़ने की वजह से दोनों हड्डी के बीच में जो पहले स्मूथ मूवमेंट रहती थी अभी स्मूथ मूवमेंट नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमको पेन होता है और उसी चीज़ को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घिसाव बोलते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हो तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो पहले तो आपको वो 25 से कम करना है। आइडियल BMI शुड बी एनीवेयर बिटवीन 20 to 25। अगर आप अपना वेट 1 किलो कम करते हो तो रूटीन एक्टिविटीज़ के दौरान आपके घुटनों में 5 to 6 kg लोड कम लगेगा। और अगर आप गोल रखते हो कि आपका BMI ऑप्टिमम लेवल में है तो आर्थराइटिस के शुरुआत के स्टेज में आप अगर अपना वेट कंट्रोल में रखते हो तो विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपका पेन जनरली 50-60% ऐसे ही कम हो जाता है। सो मेंटेन योर प्रॉपर वेट, बॉडी वेट। दूसरा है डोंट इग्नोर योर लिगामेंट इंजरीज। जैसे मैंने बताया कि लिगामेंट्स घुटने की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लिगामेंट इंजरी हुई है और उसके लिए डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिगामेंट की सर्जरी से आपका घुटना स्टेबल हो जाएगा और उसकी वजह से जो घुटने में फ्यूचर में इंजरी होने वाली है उसको आप प्रिवेंट कर सकोगे और आपको आर्थराइटिस होने की संभावना कम हो जाएगी। तीसरा है डोंट स्टॉप वॉकिंग। ऐसी बहुत सारी लोगों में मिथ रहती है कि एक बार मुझे घुटने का पेन स्टार्ट हो गया तो मुझे वॉक नहीं करना है। ऐसा नहीं है, वॉकिंग बहुत ही ज़रूरी है। वॉकिंग से आर्थराइटिस की होने की संभावना बढ़ती नहीं है। वॉकिंग आपके ओवरऑल बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको याद रखना है कि जब भी आप वॉकिंग करो तो आपको लेवल सरफेस पे वॉकिंग करना है, अनइवन सरफेस पे वॉकिंग नहीं करना है। और जब भी आप वॉकिंग करो तो आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनना है। आपको रूटीन या नॉर्मल शूज़ में वॉकिंग या चप्पल से वॉकिंग नहीं करना है।
क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ पहनने से आपके नी में इतने जर्क्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तीसरा है आपको नीचे बैठना बंद कर देना है। नीचे आप जब भी नीचे बैठ के खड़े होते हो तब आपके घुटनों पे बॉडी वेट से ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा वेट पड़ता है। अगर आपका वेट 60-70 kg है तो जब भी आप नीचे बैठ के खड़े होते हो तो आपके घुटनों को करीबन 350 to 400 kg वेट झेलना पड़ता है। तो उसमें आपके घुटने के घिसाव होने की या घिसाव का प्रोग्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको नीचे बैठना बिल्कुल बंद कर देना है। वाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स एंड अप स्टेयर्स, जब भी आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है तब भी आपको एक बार आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से डायग्नोस हो जाते हो तब आपको रेलिंग का या दीवार का सहारा लेकर सीढ़ियाँ चढ़ी उतरिए ताकि आपके घुटने पे डायरेक्ट लोड ना पड़े। आपको जब भी घर पे चलना हो तब भी आपको खुले पाँव नहीं चलना है, आपको सॉफ्ट पैड स्लीपर्स पहन के चलना है ताकि घर पे भी चलते वक्त घुटनों को ज़्यादा जर्क ना लगे। तो ये सब मेजर्स है। जब आप एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस से डायग्नोस्ड हो जाओ तो वो ये सब मेजर्स आप प्रिकॉशंस लेने से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन होना कम हो सकता है। अगर आप नी जॉइंट के ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सा स्टेज में है वो स्टेज पर डिपेंडेंट रहता है और ये स्टेज जानने के लिए हम नी जॉइंट का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे वाइज देखा जाए तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 एक माइल्ड डिजीज होता है और स्टेज 3 एंड 4 मॉडरेट टू सीवियर डिजीज गिना जाता है। अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 1 या स्टेज 2 में है तो ये स्टेजेस में कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ नी जॉइंट के एक्सरसाइज रहती है। आपको नी जॉइंट के आसपास के जो मसल्स है, आगे की तरफ क्वाड्रिसेप्स मसल है, पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ये मसल्स की एक्सरसाइज करके आपको ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है जिसकी वजह से आपके नी जॉइंट पे लोड कम पड़ता है और आपको पेन कम होता है। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी होती है जिसको टेम्पररी लेने से आपके नी जॉइंट का पेन कम हो सकता है। अगर ये फिजियोथेरेपी, ऑप्टिमम वेट, मेडिसिन इससे भी आपका पेन कम नहीं होता है तो स्टेज 1 या 2 में कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जिसको देने से घुटने में आपको जो भी पेन होता है वो हम कम कर सकते हैं। ये इंजेक्शंस में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंजेक्शन जो एक तरह का ग्रीस का इंजेक्शन गिना जाता है। इसके साथ साथ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि PRP या तो फिर स्टेम सेल का इंजेक्शन आपके घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस में हेल्प कर सकता है। अगर आपका स्टेज 3 या 4 में है जिसको हम मॉडरेट टू सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं तो जनरली ये स्टेज में मेडिसिन या फिजियोथेरेपी हमको हेल्प नहीं करती है। ये स्टेज में हमको कुछ ना कुछ सर्जिकल मेजर्स करना पड़ता है जिससे आप पेन फ्री हो सको। तो ये सर्जिकल मेजर्स में आता है एक तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से सर्जरी। कई बार आपके जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज में जो गड्ढे पड़ जाते हैं उसकी वजह से आपको पेन होता है तो दूरबीन से सर्जरी करके ये जो गड्ढे पड़ गए हैं उसमें हम छोटे छोटे ड्रिल होल्स कर देते हैं। ये ड्रिल होल्स करने से जो बोन मेरो है उसमें से स्टेम सेल्स आते हैं बाहर और वो स्टेम सेल्स आकर जो कार्टिलेज में गड्ढे पड़ गया है उसकी जगह पे एक स्मूथ सी लेयर बना देते हैं जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं और ये लेयर आपको पेन कम करने में हेल्प कर सकता है। तो ये छोटी सी दूरबीन से प्रोसीजर होती है जो केवल 1 या 2 स्टिचेस में हो जाती है। दूसरा है HTO, हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। ये ऑपरेशन से हम आपके नेचुरल नी को प्रिजर्व कर सकते हैं। जनरली देखा जाए तो आउट ऑफ 100 ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स ऑफ नी करीबन 95 to 97 पेशेंट्स में 95 to 97% पेशेंट्स में आपके घुटने का अंदरूनी पार्ट है जो जल्दी घिसता है क्योंकि रूटीन एक्टिविटीज़ में आपके घुटने का अंदरूनी पार्ट है जो आपका 70% तक बॉडी वेट झेलता है। तो फर्स्ट आपका घुटने का अंदरूनी पार्ट खराब होता है तो जब वो अंदरूनी पार्ट आर्थराइटिस से अफेक्टेड हो तब हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो अंदरूनी पार्ट के नीचे घुटने के नीचे की जो टिबिया बोन है वहाँ पे एक आर्टिफिशियल फ्रैक्चर करके वो बोन को सीधा करके हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि आपका जो अंदरूनी कंपार्टमेंट में लोड ज़्यादा पड़ता है वो लोड कम पड़े, वो लोड थोड़ा बहुत बाहर के कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जिससे आपको पेन रिलीफ मिले। तो इस ऑपरेशन को हम हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी यानी कि HTO के नाम से जानते हैं और ये ऑपरेशन से आपका नेचुरल नी प्रिजर्व हो सकता है। अगर आपका स्टेज सीवियर हो गया है जिससे आपको कंटिन्यूस पेन रहता है, डेली एक्टिविटीज़ में आपको पेन किलर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी बनता है।
और ये ऑपरेशन में फाइनली आता है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन। ये रिप्लेसमेंट दो तरह के होता है, एक तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जिसको माइक्रोप्लास्टी यानी कि यूनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट भी बोलता है, और दूसरा ऑपरेशन है टोटल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में अधिकतर जब अंदरूनी कंपार्टमेंट खराब होते हैं खाली, तो अंदरूनी कंपार्टमेंट का रिप्लेसमेंट करके हम उसमें नया जोड़ डालते हैं। ये केवल 8 से 10 सेंटीमीटर के इंसिजन से हो सकता है और उसमें आपके लिगामेंट्स वगैरह सब प्रिजर्व रहता है। तो स्टेज 3 में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करने से आप रूटीन एक्टिविटीज इमीडिएटली दूसरे दिन से स्टार्ट कर सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर जिसमें आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% जॉइंट प्रिजर्व रहता है। और दूसरा ऑपरेशन है टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम आपके घुटने के अंदरूनी एज वेल एज बाहर दोनों कंपार्टमेंट चेंज करते हैं, और ये चेंज करने से आपको अल्टीमेटली जो घुटने का घिसा हुआ पार्ट है वो निकल जाएगा, नया जोड़ आ जाएगा, और उसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे से पेन फ्री मूवमेंट वगैरह चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब जो हमने डिस्कशन किया वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में था। दोस्तों जो इस बार वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है उसकी थीम है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। सो अगर आपको कोई भी जोड़ में पेन होता है और वो कंटिन्यूस रहता है, पेन किलर मेडिसिन से मिटता नहीं है, तो बेटर है कि आप आइदर रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाकर उसका ट्रीटमेंट करवाइए, उसका डायग्नोसिस करवाइए, और अर्ली डायग्नोसिस करने से, उसके बराबर ट्रीटमेंट करने से आप मेजर ऑपरेशन से बच सकते हो। सो डोंट इग्नोर एनी ऑफ योर जॉइंट सिम्टम्स, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन, ये सब सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, कंसल्ट एन अप्रोप्रिएट डॉक्टर एंड डू द ट्रीटमेंट एज पर द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। धन्यवाद।